friends, welcome. Now, in this lecture, we will discuss about electric charges and Coulomb's law. So, before starting electric charges, I have to give some introduction about the electrostatics and from where the electricity terms comes from. तो सबसे पहली चीज है कि कई बार हमने ये चीज महसूस की है कि जब भी हम अपने सिंथेटिक फाइबर्स या वुलन क्लॉथ्स को उतारते हैं तो उसमें से कई बार क्रैकलिंग साउंड और एक स्पार्क, अगर हम डार्क रूम में अपने कपड़े मतलब वुलन क्लॉथ्स को उतारते हैं तो उसमें से स्पार्क्स भी जनरेट होते हैं। तो वो स्पार्क्स कहाँ से आए, क्या चीज थी उनमें? और जब भी हम कॉम्ब से हेयर्स को कॉम्ब करते हैं तो वो हेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो व्हाट इज दैट? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? नेक्स्ट इज, अगर हम स्केल को अपने हेयर से रब करें, पेन को, प्लास्टिक के पेन को अपने हेयर से रब करें, तो वो क्या करता है कि पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो उसके अंदर है नहीं, फिर भी वो क्यों कर लेता है? तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो यही सब क्वेश्चन जो पुराने साइंटिस्ट थे उन सबके माइंड्स में भी आए। जैसा कि कई बार क्या होता है कि हम कभी मेटालिक गेट को टच कर रहे हैं, व्हेन वी टच द मेटालिक गेट देन वी विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो व्हाट इज दैट? क्यों हमें ऐसा लगा? तो इसी सब के आंसर्स के लिए हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो इन्हीं सब से मिलाकर के क्या हुआ कि जब बॉडी कोई भी चार्ज होती है तो वो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो यहीं से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है इसकी जो इन्वेंशन थी वो यहाँ मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था कि हाँ, ये कुछ किसी वजह से तो होता है। तो यही पुराने साइंटिस्ट जो थे, जो जिन्होंने भी इन्वेंशन किया इलेक्ट्रिक चार्जेस का और जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट दिया, उनके सबके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ। उसके बाद से हमारा नई चीज सामने आ गई कि हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस नाम की कोई चीज होती है। तो 600 बीसी, अराउंड 600 बीसी, थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इस वर्ड की इन्वेंशन की। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने डिफाइन किया। तो सबसे पहली चीज, ये ग्रीक लेटर से लिया गया है। ग्रीक साइंटिस्ट ने इसकी इन्वेंशन की थी, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको बोलें तो इलेक्ट्रॉन के नाम से मतलब पढ़ा जाता है, इसी के बेस पर नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन। ग्रीक में इस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, विच द थिंग विच कंटेन द इलेक्ट्रिसिटी। तो थेल्स ने क्या किया था कि ग्लास और एम्बर की रोटी, ग्लास एंड एम्बर, ग्लास को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, एम्बर को कैट स्किन के साथ रब किया, और जब वो दोनों को आसपास लेकर के आए तो उन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। तो इसी वजह से थेल्स ने कहा कि हाँ, यहाँ पर कुछ इनविजिबल फोर्सेस, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं। ऐसे कोई फोर्सेस हैं जो हमें दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन हाँ एक्सपीरियंसेस हो रहा है। तो उन्होंने इसको इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया और इलेक्ट्रिक फोर्सेस के नाम से इसको बता दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, ये किसकी वजह से होता है? चार्जेस की वजह से होता है। इसका जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इस एक्सपेरिमेंट का, वो अभी जब चार्जेस के बारे में बताएंगे तो तब वहां पे रीड करेंगे इसके बारे में। तो नेक्स्ट आता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी तक हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? It is the species which, when placed in electric or magnetic field, then it will experiences a force or it will exerted a force। मतलब अगर चार्ज एक वो स्पेसीज है जिसको किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो या तो ये फोर्स एक्सर्ट करता है किसी दूसरे पर, और अगर दूसरी चीज कोई ज्यादा पावरफुल है तो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो एक ऐसी स्पेसीज जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
ये भी ग्रीक साइंटिस्ट ने ही इन्वेंट किया था कि हाँ चार्ज दो तरह का होता है। अब उन्हें कैसे पता चला कि चार्ज दो तरह का होता है, इसके लिए एक मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, ग्लास की दो रोड्स ली और दो रोड एम्बर की, एक ये हो गई और एक ये हो गई। उन्होंने दे हैव टेकन टू रोड्स ऑफ ग्लास एंड टू रोड्स ऑफ एम्बर. They have charged both the glass rods and both the amber rods with the silk cloth and with the cat skin. Then, when they hanged one glass rod with the help of thread and taken a second glass rod in contact with the first glass rod, then first glass rod repair by the second glass rod, and when one amber rod taking in contact with the one glass rod, then they will attract each other. अब उन्होंने ये चीज देखा कि ग्लास ग्लास की रोड जो थी वो सेम मटेरियल से रब की गई थी, तो क्या था कि उनके पास चार्ज भी सेम होगा। तो उन्होंने देखा कि एक कंडीशन में वो दोनों रिपेल कर रही हैं और एक कंडीशन में दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं। तो अब इसी कंडीशन को लेकर के उन्होंने क्या कह दिया कि चार्ज विल बी ऑफ टू टाइप्स। अब उन्हें बहुत ज्यादा जब उन्होंने सोचा इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि चार्ज दो तरह का होगा, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज नेगेटिव चार्ज, वेयर द ग्लास रोड विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड एम्बर रोड विल हैव नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में मतलब क्या होता है कि अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तो चार्ज क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। चार्ज मीन्स it is the species which when placed in electric or magnetic field then it will exert a force or it will experience a force. कैसे आया ये भी पता चला, और दो तरह का होता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। सो नाउ in next topic we will discuss how charges originates. Now our next topic is origin of charges. तो बात आती है कि चार्जेस आता कहाँ से है या किस तरह से बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। जैसे कि हमने कॉम्ब को हेयर में रब किया तो वो हेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो क्या ऐसा रीज़न है कि जो कॉम्ब है, कॉम्ब के अंदर या हमारे हेयर्स के अंदर चार्ज कहाँ से आया? एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से भी, मतलब ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर से वो ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, लाइक अगर हमारे पास कोई एक सोडियम मेटल है, इसके पास इसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं, तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा 281 हो जाएगा। तो इसी में अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे या एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तब इसके पास क्या, अभी यहाँ पर जो है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन्स है। किसी भी एटम के पास, जे थॉमसन ने ये चीज प्रूव की थी कि जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एटम के अंदर दो चार्जेस होते हैं और एक को इलेक्ट्रॉन नाम दिया, एक को प्रोटॉन नाम दिया, और उसने ये भी कहा था कि बोथ द चार्जेस विल बी इन द सेम क्वांटिटी, दैट्स व्हाई द ऑल द एटम्स आर न्यूट्रल। इसी वजह से तो एटम न्यूट्रल होते हैं, वरना हर किसी के पास बहुत बड़े अमाउंट में चार्ज होता है। तो कंडीशन क्या है कि इसके पास 3 ऑर्बिट्स हैं, 281, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है 11, टोटल प्रोटॉन कितना है 11। अभी क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, जो Na है, सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो उसके पास कितने बचे, 28 बचे। अब इसने प्रोटॉन तो नहीं निकाला ना, क्योंकि प्रोटॉन्स को निकालना मुश्किल पॉसिबल नहीं है, बहुत टिपिकल वर्क है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ही प्रोटॉन बाहर निकलता है, उससे पहले नहीं। तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जो प्रोटॉन है वो अभी भी 11 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 10 प्रोटॉन्स न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन अभी भी उसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। तो इस वजह से इस पूरे एटम पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। सेम थिंग इज विद द क्लोरीन। क्लोरीन इज हैविंग 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन्स, so 287. But if it receives one electron, then it will have 18 electron and 17 proton. That is octet is complete 288.
तो अब क्या होगा कि इसके पास 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो 17 प्रोटॉन्स को 17 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देंगे इफेक्ट को उसके। बचा क्या, एक इलेक्ट्रॉन बचा एक्स्ट्रा, इसलिए इस पर आ जाएगा 1 नेगेटिव चार्ज। तो द इट मीन्स दैट the positive or negative charge will depend on the transferring of electrons। तो जितने इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। इफ अ बॉडी रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन देन द बॉडी विल हैव negative charge, and if the body transfers the electron or donates the electron then we can say that the body will have पॉजिटिव चार्ज। तो बोथ द थिंग्स शुड बी क्लियर। तो ये एग्जांपल से आई थिंक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन होगा, चार्ज इज ऑलवेज फाउंड इन पेयर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोम को हेयर्स के साथ रब करें तो जितना चार्ज कोम के पास आएगा उतना ही चार्ज हेयर्स लूज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नहीं पढ़ा है तो अभी अभी तक अगर नहीं पता है तो अभी आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक बॉडी में से दूसरी बॉडी के अंदर। तो अगर हम कॉम को हेयर्स के साथ रब कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी, कॉम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, कॉम चार्ज हो जाता है। तो कॉम के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे जितने की हेयर्स ट्रांसफर करेंगे। तो जितना कॉम के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही हेयर्स के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट the charge always found in pairs, means if anywhere positive charge is found then the opposite charge also be found with the opposite body। like अगर एम्बर रोड को कैट स्किन के साथ हम रब करते हैं तो अगर एम्बर रोड के पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो कैट स्किन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, एम्बर रोड ने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया है, कैट स्किन ने उसमें ट्रांसफर किया है, तो कैट स्किन के पास पॉजिटिव चार्ज और एम्बर रोड के पास नेगेटिव चार्ज। तो ये सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि बेसिक्स ही अभी तक नॉर्मल मैंने बहुत सारी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक नहीं कराई, केवल मैं बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो शायद फर्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा बेसिक्स ही हो पाएगा। तो अब आता है बात कि इसी के बेस पर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर कैसे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय फ्रिक्शन, बाय हीटिंग लाइट, या फिर फोटोन, एंड बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी एक बॉडी को जब हम दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं तो अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर जाएं तो व्हाट वाज दैट, if any electron receives some amount of energy then it will jump in their higher orbits and after that it will comes to the same orbit। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर किसी को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो जंप करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इफ एनी इलेक्ट्रॉन रिसीव्स सम एनर्जी then it will jumps in their higher orbit and that's why the electron transfers from one body to another body। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे मेन चीज जो जरूरत होती है वो होती है हीट एनर्जी की। तो जब किसी भी चीज को हम किसी दूसरी चीज के साथ रब करते हैं देन ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स heat energy will be generated, and due to that heat energy the electron can transfer from one body to another body। सेकेंड वन इज हीटिंग। तो अभी फ्रिक्शन में भी हम बात कर रहे थे, तो हीटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हम किसी को भी हीट करते हैं उसको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उससे एस्केप होना स्टार्ट हो जाता है। तो हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है या बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। देन लाइट, फोटोन, सोलर लाइट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। व्हेन फोटॉन्स फॉल ऑन द सोलर पैनल्स देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन दैट। तो अगर फोटोन किसी भी बॉडी पर पड़ रहा है और फोटोन की एनर्जी
उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता है। वर्क फंक्शन इन दैट, वर्क फंक्शन का मतलब क्या होगा, जब हम मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे तब हम हमारा आएगा वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटोन की हेल्प से अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्ट कर रहे हैं तो जो मिनिमम एन अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत पड़ेगी हमें उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, दैट विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मटेरियल। किसी एक मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन फिक्स्ड होता है। तो फोटोन के बारे में पता चला कैसे इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट होंगे। इलेक्ट्रिसिटी, when we supply some electricity to some metallic things, then electron transfer from one place to another place, that's why electricity flows from one place to other place। जनरेटर से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो किसकी हेल्प से आती है, वायर की हेल्प से आती है। वायर में क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में बोलते हैं, ईएमएफ। तो ईएमएफ का मतलब क्या हो जाएगा, द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव, टू प्रोड्यूस द मूवमेंट इन द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज द ईएमएफ। और इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर भी इलेक्ट्रॉन्स को हम इजेक्ट या मूवमेंट करा सकते हैं किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल्स: conductors, second one is insulators, and third one is dielectric. Conductors, you all aware with the conductors means those which can conduct the electricity, heat and electricity are known as the conductors, and good conductors are those which have less resistance and uh, they can conduct more and more electricity. Insulators, those materials those materials which can stop the electricity like rubber, plastic, wooden, these are the insulators. But dielectric, in dielectric materials, the electricity can never flow with the conduction, but the electricity can be flow through induction। इंडक्शन अभी आगे नेक्स्ट में डिफाइन करूंगा कि इंडक्शन क्या होता है। उसमें एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रीअरेंज हो जाते हैं। मीन्स इसका मतलब हो जाएगा कि अगर हमारे पास कोई भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, उसके अंदर क्या था कि एटम्स थे। अब अगर मान लिया मैंने इधर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया, इस तरफ मैंने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया और इस तरफ नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया, देन द इन एटम्स all the positive charge repel to here and negative charge attracted, positive this, negative this, positive this, negative this, positive negative, positive negative, positive negative. And due to this positive charge and this rearrangement of the charges in the in the atoms of dielectric material, this place will have negative of charge। इसके इस प्लेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस वजह से मतलब जो डाइलेक्ट्रिक्स होगा, डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो चार्जेस होंगे वो ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन रीअरेंज हो जाते हैं। तो रीअरेंज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे मतलब वो डाइलेक्ट्रिक्स में आती है। तो डाइलेक्ट्रिक्स का सबसे ज्यादा यूज हम पढ़ेंगे कहाँ पर, जब हम कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक्स का सबसे ज्यादा यूज होगा, तो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। सो द आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो in this topic, we will read how the bodies will be charged by conduction। Conduction का मतलब होता है कि when a charged body will placed for some time in contact with uncharged body,
then the charge will transfers equally between these bodies. मान लिया इस बॉडी के पास 1 कूलाम चार्ज था और इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, तो ये जो चार्ज होगा ये 0.5 कूलाम 0.5 कूलाम मतलब हाफ कूलाम में बढ़ जाएगा। मतलब कंडक्शन का मतलब होता है कि अगर दो बॉडीज को, एक चार्ज बॉडी है एक अनचार्ज बॉडी है, अगर उन दोनों बॉडीज को हम एक साथ मिला करके रख दें तो जो चार्ज होगा, अगर दोनों का साइज इक्वल है, ठीक है, साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम कैपेसिटर वाले चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। तो अगर दो बॉडीज का साइज इक्वल है तो जो चार्ज होगा वो दोनों पर इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब हाफ हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन तो आसान था, इसमें बहुत ज्यादा चीजें सोचने वाली नहीं है, लेकिन इंडक्शन में थोड़ी सी कुछ चीजें टिपिकल है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन मीन्स when a charged body is taking nearer to the uncharged body, means अगर वो चार्ज बॉडी है एक अनचार्ज बॉडी है, तो अगर इस अनचार्ज बॉडी के पास हम ये कोई चार्ज बॉडी लेकर के जाएंगे, टच नहीं करना, वी विल नॉट टच इट विद दिस, वी विल टेक इट नियरर टू द अनचार्ज बॉडी, that all the negative charge transfers to here and all the positive charge repel away। जितना भी इसका पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, दूर मतलब दूसरी कॉर्नर पे चला जाएगा रिपेल होकर के, और जितना इसका नेगेटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट होकर के इस तरफ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको दूर हटाते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि जो चार्ज था वो वापस उसी तरीके से रीअरेंज हो जाता है जिस तरीके से पहले मतलब था। बॉडी न्यूट्रल थी, वापस फिर से न्यूट्रल हो जाएगी। तो इन इंडक्शन देयर विल बी नो चेंज ऑन द बॉडी, देयर विल बी नो चेंज ऑफ द चार्ज कंटेन्ड बाय द बॉडी। तो अब चेंज आता कैसे है, मान लिया मैंने इस पार्ट को ग्राउंडेड कर दिया, ग्राउंडेड करने का मतलब है कि एक वायर लिया और मैंने अर्थ में लगा दिया। अब अगर मैं इसके पास कोई भी एक चार्ज बॉडी लेकर के आऊंगा तो जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो इधर आ जाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज इधर आने वाला था वो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंडेड हो जाएगा। तो अब अगर वो पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा ग्राउंडेड हो चुका है तो कंडीशन क्या होगी कि ये बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और इससे अपोजिट अगर मैं इसके पास नेगेटिव चार्ज रोड लेकर के आऊंगा तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। So this is the process of charging by induction। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमें बॉडी को एक कॉर्नर से अर्थ करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो चार्जेस उस कॉर्नर पे जाएगा वो ग्राउंडेड हो जाएगा। फिर उसके बाद बॉडी को भी यही रखना है, इसको हमने हटा दिया तो जितना चार्ज था हमारे पास एक्स्ट्रा, इसके पास एक्सेस पॉजिटिव चार्ज था, वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। लेकिन अब जब इसको हम हटा लेंगे तो कंडीशन क्या होगी कि ये चार्ज इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो इस तरीके से कोई भी बॉडी इंडक्शन की वजह से चार्ज हो जाती है। बट इन इंडक्शन कंडीशन देयर विल बी नो चेंज ऑन द चार्ज ऑफ दिस बॉडी। जो बॉडी को हम उसके पास लेकर के आ रहे हैं उसके चार्ज में कोई भी अंतर नहीं आता है। जैसे कि कई बार हमने लाइटनिंग, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम समझे सुना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट और की वाला एक्सपेरिमेंट किया था। उसने काइट में थ्रेड की जगह वायर टाई अप किया था और उस वायर से उसने दो कीज अटैच कर दी थी। रेनी सीजन के टाइम में जब क्लाउड्स लाइटनिंग हो रही थी क्लाउड्स में, तो उन्होंने उस काइट को ऊपर उड़ाया तो उन्हें हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लगा जैसे ही काइट को ऊपर गई। तो इससे उन्होंने कहा कि जो लाइटनिंग होती है उसका प्रोसेस क्या है, उन्होंने उसको पूरी तरह से डिफाइन किया था। तो लाइटनिंग प्रोसेस क्या होगा, जनरली clouds are having a very big charge like 20 lakh कूलम। लाइट मतलब क्लाउड्स के पास इतना ज्यादा चार्ज होता है और ये चार्ज क्या होता है, किसी भी गैस को आयोनाइज करने के लिए काफी होता है।
तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को आयोनाइज करते हुए नीचे आने की कोशिश करेगा। मान लिया इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नीचे जो ग्राउंड है, अर्थ है, इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन की वजह से रिपेल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ गैसेस को आयोनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर जाकर के मिलता है वहां पर लाइटनिंग प्रोसेस होता है। आयोनाइज का मतलब होता है कि किसी भी गैस को जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज या हाई एनर्जी मिलती है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से एस्केप कर जाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। तो इससे मतलब क्या मतलब बिना आयोनाइजेशन के गैसेस में मूव क्यों नहीं कर पाती है, ताकि मान लिया जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो गैसेस में, जैसे कि अगर हम रूम में हम देखें या बाहर हम देखते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन उसके बीच में भी इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर पाती है। तो कंडीशन क्या है कि अगर ऑक्सीजन है, O2 है, तो क्या होगा, ये मोलिकुलर फॉर्म में है। ऑक्सीजन का मतलब था ऑक्सीजन का 8O16 मतलब 2 6, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं O। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 1 2 1 2 2 2 4 2 6, 2 2 2। अगर ये दोनों इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, तो क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब, और ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर मैक्सिमम मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही मिलती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और जब तक इसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तब तक ये आयोनाइज नहीं होगा, और जब तक आयोनाइज नहीं होगा इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो अगर हम बहुत हाई वोल्टेज पास मतलब जनरेट करते हैं, या बहुत हाई चार्ज कहीं पर रखते हैं, तो वो किसी भी गैसेस को आयोनाइज कर सकता है और उसके थ्रू मूव कर सकता है। तो ये जो 20 लाख कूलाम चार्ज है, ये काफी होता है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करने के लिए। जैसा कि हमने देखा होगा, जहां पर 440 वोल्टेज की लाइंस होती हैं, उनके बीच में गैपिंग कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके गैसेस को आयोनाइज करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो 11,000 लाइंस वोल्टेज लाइंस होती हैं, वो उनके बीच वायर्स के बीच में गैपिंग थोड़ी ज्यादा होती है। जो 33,000 लाइंस होती हैं, तो कभी उनमें जो गैपिंग है वो देखना, तब पता चल जाएगा कि हाँ, ये गैपिंग क्यों होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास की जो एयर है, वो उसको कुछ हद तक आयोनाइज कर लेता है, और उसके चारों तरफ कुछ दूरी तक करंट मतलब एयर में मूवमेंट करता है। अगर वो वायर्स पास पास होंगे, तो वहां पर स्पार्क हो सकता है, और वो जो वायर्स हैं वो बर्न होकर के ब्रेक हो सकते हैं। So, till now, that was the only basics about charges. तो चार्जेस के बारे में इतना बेसिक्स अगर हमें पता है कि चार्ज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और किस वजह से ओरिजिनेट्स हुए थे, तो हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी आगे पॉपअप करने में चीज़ों को। तो नेक्स्ट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नंबर वन इज charge is conserved, means charge can neither be created nor be destroyed for a system, closed system का मतलब है कि अगर इस बॉडी के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब तक इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं, तब तक इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। तो इसका मतलब है कि इस बॉडी के अंदर 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हम नहीं कर सकते हैं। तो मान लिया अगर हम एक सिस्टम की बात करें, 100 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 20 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे, और जब हम दोनों को टच करेंगे आपस में, तो इलेक्ट्रॉन्स केवल, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 120। तो जो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस पूरे सिस्टम में, जब तक कि इलेक्ट्रॉन बाहर से ट्रांसफर नहीं किए जाते, तो इस सिस्टम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 120 ही रहेंगे। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट चार्जेस आर कंजर्व्ड।
Second one is same charges repel each other and different charges attract each other. Positive positive repel each other and negative negative repel each other. Positive negative attract means different charges attract each other and same charges repel each other. जैसा कि हमने देखा था when two glass rods come when two glass rods are in contact, then are they were repelling each other, and when one glass rod and one amber rod was in contact, then they were अट्रैक्टिंग ईच अदर. तो कंडीशन क्या है कि जब डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, जब सेम चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे. ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया था. लेकिन अट्रैक्शन जो है वो चार्जेस का कंफर्मेशन नहीं है, हाँ रिपल्सन चार्जेस का कंफर्मेशन है. वो कैसे? मान लिया एक हमारे पास चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है. ठीक, हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, इसको हमने लटका दिया थ्रेड में बांध करके. एक अनचार्ज बॉडी है. अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है. कैसे? क्योंकि इसके पास चार्ज मतलब ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो इसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों के बीच दोनों एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन ये तो था पॉजिटिव के लिए. अगर ये नेगेटिव चार्ज कर दें हम, मतलब इसकी जगह एम्बर की रोड लगा दें, ये तब भी इसको अट्रैक्ट करेगा. तो अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन का मतलब ये होगा कि अट्रैक्शन कंफर्मेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है, रिपल्शन कंफर्मेशन प्रॉपर्टी होती है कि हाँ सामने वाला चार्जेस कौन सा है. मान लिया मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज था, तो अगर मान लिया मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज लिया तो इसने उसको अट्रैक्ट किया. अट्रैक्ट तो पहले केस में भी हो रहा था, तो अट्रैक्शन को हम कंफर्मेशन नहीं मानते हैं. अगर हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिया है, इसका मतलब क्या है कि कंडीशन क्या होगी कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा तो वो क्या होगा, रिपेल हो जाएगा. मान लिया हमारे पास एक ग्लास रोड है, एक एम्बर रोड है और एक अननोन है. ये वाली जो रोड है वो अननोन रोड है, ये हमारे पास ग्लास रोड है और ये हमारे पास एम्बर रोड है. बारी बारी से हम दोनों को पास लेकर के आएंगे तो एक के केस में अट्रैक्ट होगा, एक के केस में रिपेल होगा. तो कंडीशन क्या है, एक के केस में जब अट्रैक्ट होगा और एक के केस में रिपेल होगा तो इसमें क्या होगा कि सेम चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूफ होती है. उसके बाद नेक्स्ट आता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. चार्जेस कैन बी एडेड algebraically. Additivity. Charges can be added algebraically. There are two types of addition which we have studied about that in 11th class, that is vector addition and scalar addition. तो जो एडिटिविटी होगी चार्जेस की, मान लिया 5 कूलम चार्जेस किसी बॉडी के अंदर, 5 क्यू चार्जेस यहाँ पर है, 3 क्यू चार्जेस यहाँ पर है, 7 क्यू चार्जेस यहाँ पर है. तो अब क्या होगा कि किसी भी कंडीशन में बॉडी के पास चार्जेस क्या होगा, कंजर्व रहता है. अब कंडीशन क्या है, 5 3 8 8 और 7 15. तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास पूरा का पूरा जो है वो 15 क्यू चार्ज है. तो मतलब जो चार्ज है वो क्या होगा, एल्जेब्रिकली एडेड हो जाएगा. मान लिया इस बॉडी के पास 7 कूलम यहाँ था, 2 कूलम यहाँ था, 3 कूलम यहाँ था, 4 कूलम यहाँ था, 5 कूलम. कूलम नहीं बोलेंगे, क्यू बोलेंगे. वो भी आगे पता लग जाएगा कि कूलाम क्यों नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ. कूलाम का मतलब होता है कि काफी हाई वैल्यूज हो जाती है चार्ज की. तो नॉर्मल हम क्यू के फॉर्म में लिख दे रहे हैं. तो 7 क्यू, 2 क्यू, 4 क्यू, 3 क्यू, 5. टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 7 2 9 9 4 13 13 3 16 16 और 5 21 क्यू. तो जो चार्ज है उसको हम लीनियरली एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट वन इज, and the most important property of the charge is quantization of charge. Quantization word means that is having discrete levels. अगर कोई चीज discrete level रखती है तो उसे हम quantization बोलते हैं. Quantization means like there can we say there are 3.5 students in a class? We can never say like that. Students always be in the whole numbers like 35 students,
2 students, 4 students, 5 students. We never heard about 3.5 students, 7.5 students like this. In the same way, the electrons are also in the whole numbers. Electron can never be in the fraction. The number of electrons can never be in the फ्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको तो ब्रेक ही नहीं किया जा सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में मिल सकता है। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। इट मीन्स टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये भी हो जाता है क्यू यू ए एन टी आई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो जाएगा कि चार्ज कैन नेवर बी फाउंड ऑन अ बॉडी इन फ्रैक्शन, एंड सेकंड वन इज द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल्स टू द number of electrons, product of number of electrons and charge on one electron। मान लिया किसी बॉडी के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
और -19 कूलाम से कर दें तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल चार्ज निकल करके आ जाएगा कि हाँ बॉडी के पास कितना चार्ज है। इफ वी वांट टू फाइंड द that any charge is possible or not, then n is equals to q upon e. If this number will be in fraction, then the that charge can never be possible on a body. Like अगर कभी दे दिया जाए कि 2 कूलाम, 3 कूलाम, 1 कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम, मतलब इस तरह से चार्ज दे दिया जाए तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा है, तभी वो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में आ रहा है तब वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, टोटल होल नंबर में आ रहा है, then we can say that that charge can be possible. Now, next thing is charge is a scalar quantity. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट द यूनिट ऑफ चार्ज इज COULOMB, दैट इज ऑन द नेम ऑफ जॉर्ज साइमन कूलाम। कूलाम के नाम पर, कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इसकी यूनिट लिखी गई है। तो चार्ज एक फंड मतलब चार्ज इज दैट स्पेसिस विच व्हेन placed in an electric or magnetic field it will experiences a force or it will exerted a force। तो हमने चार्जेस के बारे में मैक्सिमम चीजें पढ़ ली है। चार्ज इससे ज्यादा नहीं डिफाइन हो सकता है अब, तो मैक्सिमम हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया है। तो एक छोटा सा रिलेशन हो रहा है, रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास। Charge can be positive, negative, or zero. But mass is also a scalar quantity, but mass can never be positive. Can be positive only, can never be negative और can never be zero। मतलब मास ना तो जीरो हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है, मास केवल पॉजिटिव में ही मेजर किया जाता है। चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वेलोसिटी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मास पर पड़ता है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इफ the speed of an object is increases and it is comparable with the speed of light, then the mass of the object will be increases। मीन्स सिंपल सा है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जो डेनोमिनेटर टर्म है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जो मास होगा बॉडी का वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कंडीशन है कि अगर कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिबल मूव अगर कर रही है तो जो उसका मास है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन चार्ज पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो चार्ज तो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, तो चार्ज देयर इज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन चार्ज।
One another thing, we can say that charge is quantized, but mass is not quantized, and charge is constant, and mass can be converted into energy. So these are some basic differences between charge and mass. So thanks for this video. In next video, I'm going to explain Coulomb's law and its applications.